पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना लुत्फ़ो करम वहाब रियाज साहब पे क्यों है? देखिए आपका मोहसिन नकवी साहब से क्या ताल्लुक है? मुस्तकबिल में सियासत का इरादा है? या आप चाहते थे कि बाबर कैप्टन रहे? नकवी साहब को ये बताया गया कि वहाब रियाज खिलाफ था। और आपको लगता है कि इस सिलेक्शन में कुछ गलतियाँ हुई? क्या मुमकिन नहीं थी आपने उसामा मीर को? कोई बंदा मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाके जान पूछ के अगर चाहता है कि मुझे जलील करे या फिर वो बच चाहता नहीं है कि वो सकता करे, फिर वो नहीं बच सकता। ट्विटर हैंडल आपका बहुत वाइब्रेंट है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में एक प्लेयर था जिसने हमें मैच जितवाया अगेंस्ट इंडिया। फ़खर जमान ने कमाल कर दिया। है ही नहीं बंदा आपको। देखिए कोई ना कोई तो इशू होगा जिसकी वजह से वो नहीं है। एक ट्वीट ऐसी कर दी। कौन सी? ये दोस्ताना था आपका, आप बहुत पसंद करते थे इमाद वसीम को और मोहम्मद आमिर को, फिर और आप आप- चाहते थे कि वो खेलें। पहले तो हम इस चीज़ को क्लियर कर लें, इट वाज़न्ट माय डिसीजन एट ऑल। रिजवान अच्छा कर रहे हैं, बाबर अच्छा नहीं कर सके। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर से मेरी नेगोशिएशंस हुई। अगर पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेलेगा तो ब्रॉडकास्टर इज़ नॉट गोइंग टू अर्न एनीथिंग आउट ऑफ। पॉलिटिकल डिसीजन था। पॉलिटिकल डिसीजन तो था ही नहीं। शाहीन शाह अफरीदी के जो ससुर है। मुझे ये लगता था कि मैं अगर कंट्रोवर्शियल सवाल आपसे करूंगा या पूछूंगा तो सम पॉइंट इन टाइम गुस्सा कर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस ऑन 24+। क्रिकेट पाकिस्तान का यूएसपी उसकी एक्सप्रेस फास्ट पेस बॉलिंग है, और ऐसा एक्सप्रेस पेस जहां पर वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान की लेगेसी हो, इस लेगेसी को कैरी कौन करेगा, इसको आगे लेके कौन चलेगा? इतने कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में अपनी जगह बनाना इट्स एन अपहिल टास्क। एक ऐसे एनवायरनमेंट में एक ऐसा बॉलर आता है जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होता है, और वो अपनी परफॉर्मेंस से अपने फुटप्रिंट्स ऐसे छोड़ के जाता है कि आने वाले लोग फिर चाहत करने लगते हैं। ना सिर्फ ये कि क्रिकेट के अंदर, बल्कि क्रिकेट से जब निकलते हैं तो फिर सियासत के अंदर भी। आई मीन सियासत में इन अ सेंस के जाहिर है इलेक्शन कंटेस्ट करके नहीं, बल्कि केयर टेकर सेटअप के अंदर वो खेलों का वजीर भी बनता है। फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बतौर एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, वो सीनियर मैनेजर हो या सेलेक्टर हो, उसके तौर पर भी एक ऐसी पोजीशन एज्यूम करता है कि जब रिकग्निशन होती है तो कंट्रोवर्सीज ऑटोमेटिकली उसका पीछा करते हुए, ताकुब करते हुए पीछे चलती चली आती है। एक स्पेल दैट मेड मी हिज फैन, द बिगेस्ट फैन, वो शेन वॉटसन के अगेंस्ट था। और जाहिर है कौन नहीं जानता, आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने सोशल मीडिया के ऊपर वो क्लिपिंग्स बार बार शेयर करता, बताता है कि ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, ये पाकिस्तान की एक्सप्रेस पेस है। इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं इज नन अदर देन वहाब रियाज साहब। वहाब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम बिजी स्केड्यूल। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू जो इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवा दिया। देखिए आप ऑब्वियसली डिजर्व करते हैं। एजेंडा ऑफ द पॉडकास्ट सेट कर लेते हैं सर। एजेंडा एक तो चैंपियंस ट्रॉफी है, ठीक है। इंडिया का पाकिस्तान ना आना है, न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस खेलना है, या हाइब्रिड मॉडल जिसको हम कह रहे हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम आजकल अच्छा परफॉर्म कर रही है, उस परफॉर्मेंस के पीछे क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारी बातें हमें करनी है इस पॉडकास्ट के अंदर। टाइम बड़ा शॉर्ट होगा, कोशिश करेंगे कि जैसे एक्सप्रेस पेस आपका है वैसे क्विक क्वेश्चंस करें। वहाँ भाई सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? इन दिनों मैं ऑब्वियसली अगर आप मेरे से इंडिविजुअली पूछे तो मैं आई एम डूइंग माय ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, बॉलिंग जो नेचुरली स्पोर्ट्समैन का या मेरा है। सेकेंडली आई एम वर्किंग विद पीसीबी ऑन द चैम्पियंस इवेंट्स। आपको पता होगा कि इस वक्त पीसीबी ने एक नया चैम्पियंस कप लॉन्च किया है जिसमें 4-डे क्रिकेट, 1-डे क्रिकेट और T20 क्रिकेट है। सो आई एम एडमिनिस्ट्रेटिवली लुकिंग आफ्टर दैट। यानी अभी भी आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एफिलिएटेड हैं? हाँ जी, बिल्कुल हूँ। आप सीनियर मैनेजर की पोजीशन एज्यूम कर चुके, आप सिलेक्टर रहे, उसके बाद कोई कोचिंग साइड पे आने का भी देखिए इरादा है? इवेंचुअली एज अ स्पोर्ट्समैन आपकी ये फील्ड है। आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो यू आर मोर कंपैटिबल समथिंग वेयर क्रिकेट इज़ हैपनिंग। सो ऑब्वियसली जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि आगे फर्दर इन द फ्यूचर आई कम एज अ कोच, और पर उसके लिए हमारे लेवल कोचिंग कोर्सेज होते हैं। टू अचीव दैट अभी जनवरी में है हमारा लेवल 2 कोचिंग कोर्स, सो आई विल बी डूइंग दैट, और उसके बाद आई विल ट्राई टू वर्क विद एज अ कोच विद द प्लेयर्स probably from under 19, under 17. So you're in the somewhere. process. Obviously you have to follow the process. कोचिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं आप, बिल्कुल तो आप चाहते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच के तौर पे भी पोजीशन एज्यूम करें? बिल्कुल, व्हाई नॉट, ज़रूर करना चाहिए। इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, आई ऑलवेज बिलीव इन अपॉर्चुनिटीज़, एंड इफ़ यू डू गेट एन अपॉर्चुनिटी तो फिर आपको उसको बिल्कुल अवेल करना चाहिए, बट उसके लिए आपको कम्प्लीटली रेडी होना चाहिए। वहाँ भी जब आप स्पॉटलाइट में होते हैं ना तो कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, क्योंकि आप स्पॉटलाइट में हैं, बहुत लोग तनकीद भी करते हैं,
कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं आप, तो अलाउ मी कि मैं वो जो पल्स है, पब्लिक पल्स है, उस पर सवाल आपसे कर सकूं। बिल्कुल करें। हो सकता है कहीं तुंदो तेज़ हो तो उसके लिए पेश की माजरत। नहीं, कोई मसला ही नहीं। कोचिंग आप जो ट्रेनिंग ले रहा है, हुँ। ये खुद ले रहा है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप की हेल्प कर रहा है, इसमें इन्वेस्ट भी कर रहा है आप पे? देखिए, लेवल कोचिंग कोर्स जो होता है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ही होता है। उसमें आपके जितने भी प्लेयर्स हैं, जो अभी रिसेंटली जिसमें मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ, जैसा मिसबाह उल हक है। जिस तरीके से हमारे जो मोहम्मद हफ़ीज़ हैं, कामरान अकमल हैं, सोहेल तनवीर हैं, अज़हर अली हैं, इन सब ने लेवल 2 कोचिंग कोर्स किया है। अच्छा, अब लेवल 2 कोचिंग कोर्स करता कौन है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कोचिंग कोर्सेज़ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवाता है, क्योंकि वो एफ़िलिएटेड होते हैं, दे आर द स्टेक होल्डर ऑफ दैट। तो आप वो कोचिंग कोर्स अटेंड करते हैं, उसके बाद उनकी एक आपको असाइनमेंट दी जाती है। लेवल 2 की असाइनमेंट जो है वो तकरीबन 2 हफ़्ते की होती है। उसके बाद जो लेवल 3 की असाइनमेंट होती है, दैट हैज़ टू बी लाइक अबाउट 90 डेज़। तो आप वो उसको कंप्लीट करते हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप कोचिंग कोर्स करते हैं, उसके बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता लड़कों के साथ काम करते हैं, और आप कोई एक लड़का पिक करते हैं जिसके साथ आप अपना काम करते हैं, एंड यू फाइंड आउट कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है और उसको सही कैसे करना, और उसकी फिर वीडियोज़ और वो सारा कुछ एक डाटा क्रिएट करते हैं, और वो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे देते हैं कि आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वेयर एवर दे यूटिलाइज़ यू एज़ अ कोच, चाहे वो नीचे हो, चाहे आपकी फ़र्स्ट क्लास टीम हो, चाहे कायद आज़म ट्रॉफ़ी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना लुत्फ़ो करम वहाब रियाज साहब पे क्यों है? देखिए, ये काफ़ी लोगों का सवाल है कि जी मुझे क्यों नवाजा जा रहा है और क्यों नहीं जा रहा। आई थिंक कोई भी शख्स जो है वो ही हैज़ टू बी कॉम्पिटेंट फॉर दैट। सक्सेस एंड फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, बट एवरीबडी हैज़ टू बी कॉम्पिटेंट। इट इज़ नॉट ओनली कि आप क्या कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट कि आपने क्या सर्व किया हुआ है और आप क्या लेके आ सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई बिलीव कि दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी। और देखिए, दो चीज़ों को आप मिक्स कर रहे हैं। पहली चीज़ ये कि येस, आई वर्कड इन द इंटरिम सेटअप विद मोहसिन नकवी साहब, और उनके साथ मैंने काम किया हुआ। तो दैट इज़ समथिंग जो लोगों को तब भी समझ नहीं आई कि कैसे एक क्रिकेटर जो है वो डाइजेस्ट नीचे भी से नहीं हो। निकल के ऊपर आ गया, और ही वेंट एज, और ही बिकेम अ मिनिस्टर, और वर्कड एज इन द गवर्नमेंट। आप क्रिकेट खेलते-खेलते मैं मिनिस्ट्री में आ क्रिकेट गए। खेलते खेलते आ गया, और उसके बाद फिर जब वो आए इस सेटअप में, तो उस वक्त मैं ऑलरेडी चीफ सेलेक्टर था। इट वॉजेंट लाइक के वो आए हैं और वो मुझे लेके आए हैं, नहीं। उनके पीसीबी में वो आने से उनके पहले। पीसीबी के आने से पहले आई वॉज अ चीफ सेलेक्टर। एक सीरीज़ पहले हुई थी जिसमें ज़का अशरफ साहब थे, और मैं उनके दौर में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी, उसके लिए मैं चीफ सेलेक्टर अनाउंस हुआ था, और उसके बाद उसको कंटिन्यू किया। बल्कि जब चेयरमैन साहब आए, मोहसिन भाई आए, तो उस वक्त मैं चीफ सेलेक्टर से बैक टू एज अ सेलेक्टर हो गया। डिमोशन हुई। डिमोशन हुई, प्रमोशन नहीं हुई। सो यू नो, पीपल हैज़ दैट थिंग इन देयर माइंड कि जी ये वहाब रियाज है, ये क्या कहते हैं, नकवी साहब के साथ इन्होंने काम किया मोहसिन हुआ नकवी है, से क्या तो ताल्लुक है ना वहाब रियाज का? मोहसिन नकवी से क्या ताल्लुक़ है, और उसके बाद फिर वो ये इनको नवाज रहे हैं, ये चीज़ों में ऐसे कर रहे हैं, ये चीज़ों में वैसे कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे जब आप किसी भी पोस्ट पे होते हैं, सो पीपल कम अप टू यू एंड सेइंग, यार नोइंग कि आपका उसके किसी शख्स के साथ रिलेशनशिप है, तो वो चाहता है कि यार आपको मैसेज करके वो ये एक्सपेक्ट करता है कि यार आप मेरा हर काम करवा दो। सो मीडिया में काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। दे बेसिकली बिल्ड अ कॉन्सेप्ट अगेंस्ट मी, आई नो ऑल दोज पीपल। उनको ये था कि शायद मैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाऊँगा, और या कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करूँगा। मेरी आदत ऐसी नहीं है। मैंने इन लोगों को बहुत क्लियरली ये चीज़ बताई थी कि भाई देखो, मैं अपने काम से काम रखने वाला शख्स हूँ, मुझे शौक़ नहीं है किसी और के काम में दखल अंदाज़ी करने का। और मेरी एक छोटी सी आदत ऐसी है कि जी मैं आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन एवरीबडीज़ फेस कि जी जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ कर सकता हूँ, जो नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता। उसकी वजह से लोगों की जो मेरी तरफ थी, जो सिलेक्शन कमेटी थी उस वक्त मेरे साथ, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। उन्होंने लोगों को बातें की कि जी जब नई सिलेक्शन कमेटी आई है तो वहाब रियाज ने मुझे बाहर निकाल दिया, हमें बाहर निकलवा दिया। जब मैं सेलेक्टर था तो ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया कि जी वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर है, हालांकि आई वाज जस्ट अ सेलेक्टर। इसी तरीके से कुछ लोग मीडिया में ऐसे थे जो चाहते थे कि उनके मर्ज़ी के कोचेस को एडजस्ट करवाया जाए। मेरा कोचिंग है वो जो भी उनको जहाँ पे भी एडजस्ट किया जाता है वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस के पास होता है कोचेस का, ठीक है जी, जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके पास होता है।
So people has a lot of expectations, and I'm not a person who has to be कि क्या कहते हैं सबकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूँ. आई एम नॉट लाइक दैट. तो बहुत ये सारी सबसे बड़ी राइवलरीज बन गई, बहुत सारी दुश्मनीज आई डोंट माइंड. देखिए इसमें अच्छी चीज़ ये थी कि इतनी ज़्यादा बनने के बाद भी चीज़ें यू नो आई एम समवेयर, आई एम वर्किंग, आई एम स्टिल वर्किंग. और अगर किसी को उसका बुरा लगता है या किसी को इस चीज़ से ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, हालांकि उसके बाद भी नकवी साहब को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे सवाल जवाब हुआ है कि जी वो फिर आ गए हैं और ये और वो ऐसे करके. सो दिस इज़ हाउ इट इज़, और ये चलता रहेगा. आपके पास आपके अच्छे दोस्त बहुत कम होते हैं और आप लोगों को टांगे खींचने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं. सो मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी का मेरा जो है अगर आप देखें सर्कल तो वो रहा ही ऐसे है. सो इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं तो इस सादा से सवाल का जवाब आज दे ही दें, आपका मोहसिन नकवी साहब से क्या ताल्लुक है? मोहसिन भाई मेरे बड़े भाई. आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम. he is a very supportive man. He's just a you know a father figure to me in other ways if I say. मैंने उनको हमेशा उस चीज़ से देखा है, और उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है. he will not go out of the way to support you on anything. so मेरा उनसे ताल्लुक़ एक भाइयों वाला ताल्लुक़ है. मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, and it will always be the same whether I am part of this or whether I am not part of this. ये केयरटेकर कैबिनेट में बना या उससे पहले ही था? ये उससे पहले, क्योंकि उससे पहले से मेरी उनसे मुलाकात थी. एक दो दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई है, और उसके बाद हमारी बस बातचीत होती थी थोड़ी बहुत. That's it. So he brought you in. He brought me out in the caretaker setup, और उसके बाद से मैं उनके साथ, और जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आया तो आई वॉज ऑलवेज वर्किंग, और अब मैं उनके लिए इस चीज़ पे एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे मैं इधर काम. ठीक, तो मेरा ख्याल है कि इस पे तो लोगों को जवाब मिल गया कि वहाब रियाज साहब का मोहसिन नकवी साहब से क्या ताल्लुक है. अब आप क्योंकि कोचिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्राइसिस कोचिंग का है. हम इम्पोर्टेड कोच लेके आते हैं, हम गैरी कर्स्टन को लेके आए, हम जेसन गिलेस्पी को लेके आए. दोनों जो है हमें खैरबाद कह के दे पैक्ड अप और वापस चले गए. जब हम जीतते हैं तो एज अ कोच आप जितवाते हैं, और जब आप हारते हैं तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है. आई बिलीव जो एक थोड़ा बहुत चल रहा था कि हम लोग जब वो आए हैं, टाइम भी कम था, उन्होंने ज्वाइन भी किया, उसके बाद जिस तरीके से रिज़ल्ट्स हमें चाहिए थे उस तरीके के रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे. और आई बिलीव कि जब कुछ चेंज करने की ज़रूरत होती है तो यू हैव टू टेक दैट बोल्ड स्टेप. सो दैट इज़ द रीज़न आई बिलीव कि एक तो टाइम जो था वो बहुत कम था, बिकॉज वो आते थे ड्यूरिंग द टूर और ट्यूबर से वापस चले जाते थे. सो जो टाइम देना था, जो लड़कों को डेवलपमेंट करना था, जो लड़कों से बातचीत करनी थी, कॉन्फ्रेंस देना था, जो उनके साथ तरीके से था, दैट वाज ओनली ऑन द टूर्स. आई थिंक इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती. सो डू वी नीड इंटरनेशनल कोचेज और द लोकल वंस? देखिए इंटरनेशनल कोचेस भी अच्छे होते हैं और लोकल कोचेस भी अच्छे होते हैं, बट जिस तरह मैंने कहा कि आपको सिस्टम को समझना है, साइकी को समझना है कि साइकी क्या है प्लेयर की, किस तरीके से आपको टीम को रन करना है. उसकी एक एग्जांपल ये है कि जब टेस्ट मैचेस हम लोगों ने इंग्लैंड से जीतना शुरू किया, उसके बाद से अभी हमारी विनिंग स्ट्रीक्स जो है वो चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और इसमें हार जीत तो देखिए खेल का हिस्सा है, बट हम क्या उससे व्हाट वी आर गेनिंग आउट ऑफ इट एंड व्हाट वी आर लूजिंग, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी हमें क्या गेन कर रहे हैं, हम किस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, टीम की बिल्डिंग कैसी हो रही है, टीम बिल्डिंग कैसी हो रही है, और किस तरीके से हम चीज़ों को इकट्ठा करके लड़कों को ऊपर लेके जा रहे हैं, हाउ वी आर गिविंग देम द कॉन्फिडेंस एंड ऑल दैट स्टफ, दैट मैटर्स अ लॉट. अभी विनिंग स्ट्रीक्स जो चल रही हैं, आपको क्या लगता है इस पे सिलेक्शन कितना मैटर करती है? क्योंकि एकदम सिलेक्शन कमेटी तब्दील हुई, चेंजेस बड़ी मैं तब्दील हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं मैं तब्दील? मैं नहीं कह रहा ये. देखिए मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब भी आप एज अ सेलेक्टर आप कोई टीम बनाते हैं, आप यही सोच के बनाते हैं कि ये टीम जीतेगी, क्योंकि अगर वो टीम जीतेगी तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा. अगर वो टीम हार जाएगी तो फिर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, क्योंकि वो टीम आपने बनाई है. ठीक है जी. सिलेक्शन कमेटी में अगर हम देखें, जब हमने जो लड़के सिलेक्ट किए थे, अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल उसकी दूँ, सायम अयूब वही लड़का है जो वर्ल्ड कप में खेला लेकिन उधर परफॉर्म नहीं कर सका. इस वक्त मेन लीडर है आपकी टीम का. ठीक है जी. इसी तरीके से बाबर, अभी उसने फिर रन्स करना शुरू किए हैं. नॉट व्हाट वी डिमांड फ्रॉम बाबर, क्योंकि बाबर ने अपने आप को इतना ज़्यादा एक वो बेंचमार्क बड़ा सेट कर लिया हुआ है कि उसके बाद अब उसका अगर हम देखें कोई 40-50 तो हमें वो समझ नहीं आता उससे. ठीक है जी. इसी तरीके से अगर हम बॉलर्स देखें, शाहीन इज़ बैक इन द फॉर्म, हारिस इज़ बैक इन द फॉर्म. तो लड़के अगर आप देखें तो मैं अगर कहूँ तो 80% वही लड़के थे जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे. ठीक है जी. बाय दैट टाइम
इट डिडंट वेंट वेल। आज वही लड़के आपको मैचेस जितवा रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रिकेट, हारना जीतना जिसकी मैंने बात की। अभी भी वही लड़के सिलेक्शन में फ़र्क पड़ा, कामरान गुलाम एक नया लड़का अच्छा है, टेस्ट मैचेस में हमें खुरम मिला, हमें मीर हमज़ा मिला, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। हसनैन ने वापस कम बैक किया। हमारे टाइम पे हसनैन अनफिट थे, इंग्लैंड में वो कर रहे थे, रिहैब कर रहे थे, उसके बाद वो आए, चैम्पियंस कप में खेलने का मौका मिला, फ्रॉम हेयर ही गॉट दैट रिकग्नाइजेशन अगेन, उसके बाद वो टीम में। अगर अब इन लड़कों में से कोई भी लड़का टीम से बाहर होता है, वो फिर अपनी परफॉर्मेंस बेस पे ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि यार वो परफॉर्म करते हुए बाहर हो गया। सो आई थिंक सिलेक्शन डज मैटर। आई थिंक जिस तरीके से सिलेक्शन की गई, जिस तरीके से प्लान किया गया, अगर हम देखें पाकिस्तान में कभी स्पिन विकेट नहीं बने, हमने स्पिन विकेट्स बनाए। हमने इंग्लैंड को पहले टेस्ट मैच के बाद हमने उनको 2 मैचेस में वो सीरीज़ हरा दी। उसके बाद अब हमने सीरीज़ खेली ऑस्ट्रेलिया में जाके, तो हमने वनडे सीरीज़ हरा दी। वही रिजवान, वही बाबर, वही सैम अयूब, वही लड़के सारे। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इसका क्रेडिट किसको देता है? देखिए इस वक्त अगर मैं इसका क्रेडिट दूंगा तो मैं वो इस वक्त वो जो उनको लेके चल रहे हैं कोच आके भाई, उनको, और जो सिलेक्शन कमेटी है उसको दूंगा, क्योंकि इस वक्त दे आर द स्टेक होल्डर्स। हम लोग स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। हमारे टाइम पे दे डिडंट डू वेल, सो वी हैव टू वी हैव टू टेक दैट थिंग कि यार हाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छा नहीं खेले। और आपको लगता है कि सिलेक्शन में कुछ गलतियाँ हुई? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जो सिलेक्शन हम लोगों ने की, क्योंकि दैट वाज नॉट ओनली बेस्ड ऑन मी, दैट वाज बेस्ड ऑन 6 सेलेक्टर्स और 7 सेलेक्टर्स, और हम लोगों ने मिलकर ये फैसला किया था। फैसला सही और गलत कंसेंसस डिसीजन था वो, सबका कंसेंसस डिसीजन था। तो फिर तनकीद सिर्फ आप पे क्यों हुई? इवन आपके जो बैचमेट्स हैं वो सिलेक्शन कमेटी में थे, तनकीद का सारा मलबा आप पे गिरा था। देखिए वो फिर दोबारा इस वजह से गिरा कि सब ये कह रहे थे कि जो कुछ भी कर रहा है वो वहाब रियाज कर रहा है। मैंने इसके ऊपर एक बड़ी, जब मेरे बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स आए थे तो मैंने उसके बारे में एक ट्वीट भी किया था कि मैं 6 लोगों पे 7 लोगों पे मेरे एक का डिसीजन कभी भी भारी नहीं पड़ सकता, और हमारी हर एक चीज़ बड़ी डॉक्यूमेंटेड होती है। जो भी हमारी डिस्कशन होती है दैट इज़ वेरी मच डॉक्यूमेंटेड एंड एवरीथिंग। सो मैंने उसके ऊपर कहा था कि ठीक है, ये जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मैं अपनी स्टेटमेंट दूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं था कि मुझे क्यों सिलेक्शन कमेटी से बाहर किया जा रहा है। नहीं, वो बात नहीं थी। आई थिंक पीपल वर मेकिंग टू मैनी थिंग्स। लेकिन जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एज ए सेलेक्टर थे तो मैं जाके टीवी पे, आई डिडंट फेल्ट वेल कि मैं जाके उसको जस्टिफाई करूं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईजी कि आप जाके बात करते, आप कहते ये ऐसे हुआ, ये ऐसे, ये जो भी चीज़ें, बट दैट वाज प्राइवेट, दैट वाज डन इन अ रूम, दैट शुड स्टे इन अ रूम, दैट शुड नॉट कम आउट ऑफ द रूम। सो इस वजह से वो जो तनकीद हुई वो हुई। They thought I was not a good selector. I wasn't a good Your selector. team actually brought that thing out of the room, जिसमें मोहम्मद हफीज़ भी शामिल थे, जिसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो फिर टीवी शोज़ के अंदर भी जाते थे और एज एन एनालिस्ट बैठे हुए थे। देखिए हम लोग सारे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दिस इज़ हाउ इट विल। हम सारे क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं टीवी पे बैठे हुए ज़रूर देखेंगे, हम चीज़ों को एनालाइज ज़रूर करेंगे, लेकिन हम लोगों को एक दूसरे की पर्सनल लाइफ को एनालाइज नहीं करना। हमें जो क्रिकेट की गेम हो रही है उसको एनालाइज करना। क्रिकेट में जिस टीम ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, हमें उस पर बात करनी है। ना हमने किसी प्लेयर के बारे में पर्सनल होना है, ना हमने इस चीज़ पे पर्सनल होना है। हफीज़ भाई की एक अपनी थॉट प्रोसेस है, हफीज़ भाई को एक अपनी सोच है। हो सकता है मैं उनकी उस सोच से एग्री ना करता हूँ। अगर उन्होंने टीवी पे बैठ के मेरे ख़िलाफ़, अगर जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ टीवी पे बैठ के बात की है, तो बड़ा ईजी है कि मैं भी उनके ख़िलाफ़ बैठ के बात कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू। लेकिन आपका ट्विटर हैंडल बहुत वाइब्रेंट है। ट्विटर हैंडल आपका बहुत वाइब्रेंट है। देखिए मैं वाइब्रेंट हूँ, बड़ा इफेक्टिवली यूज़ करते हैं आप। देखिए मैं उसको यूज़ करता हूँ, आई यूज़ इट फॉर अ गुड कॉज, आई डोंट यूज़ इट फॉर अ बैड कॉज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी। हम इस सिस्टम में से निकले, हम इस सिस्टम का हिस्सा, हमें पता है ये सिस्टम कैसे रन होता है। इट इज़ वेरी ईजी कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को किस तरफ लेके जाएं और किस चीज़ को किस तरफ ले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सही और आप गलत, हम सब गलत और हम सब सही। फ्रैंकली स्पीकिंग, वो वहाब रियाज साहब जो गुड यूज़ ऑफ द पेस और फिर पिच को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हुए बाउंसर्स भी मार रहे हैं और बैट्समैन को ट्रबल में डाला हुआ है, वो खुद ट्रबल में लग रहा है और आके उसको डिफेंड करना पड़ रहा है ट्विटर के ऊपर, ट्वीट्स के रास्ते से। तो कैसा लगता है? नहीं, मैं ट्वीट के रास्ते से नहीं। देखिए एक परसेप्शन है, पीपल क्रिएट्स परसेप्शन, और जो परसेप्शन है दैट कैरीज आउट फॉर अ लॉन्ग वे, मे बी थ्रू आउट योर लाइफ। तो कहीं पे फुल स्टॉप देने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर कोई बंदा मुझे, अगर मैं गलत हूँ तो
आई एम नेवर ashamed ऑफ सेइंग कि जी आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ. आई हैव दैट थिंग कि मैं जाके, कोई छोटा हो या बड़ा हो, मैं जाके उससे माफ़ी मांग लेता हूँ, यार मेरी गलती है, आई एम सॉरी. और मैं पहल करता हूँ, मुझे कोई उसमें फ़र्क नहीं, मुझे उसमें कोई अपनी बेइज्जती नहीं लगती, मेरी कोई ईगोनेस हर्ट नहीं होती. लेकिन अगर कोई बंदा मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाके जान पूछ के अगर चाहता है कि मुझे जलील करे या फिर वो बच चाहता नहीं है कि वो सकता करे, फिर वो नहीं बच सकता. फिर वहां पे ऐसा और बहुत उसमें aggressive हुआ, जिस चीज़ की आप बात करें वो हुआ, एग्रेसिवनेस आई, लेकिन आई ऑल्सो मैंशन दैट पर्सन कि इट वॉज नॉट अबाउट यू, इट वॉज नॉट अबाउट यू, आई वॉज जस्ट टेलिंग द ट्रूथ. मोहम्मद यूसुफ भी कहीं ना कहीं उस पर टारगेट में आए. इवन नजम सेठी साहब के साथ आपका एक सिलसिला चलता रहा ट्विटर के ऊपर. मैं ट्विटर की बात कर रहा हूँ. नहीं, मेरा नजम सेठी साहब के साथ ट्विटर पे नहीं रहा. नजम सेठी साहब ने मेरे बारे में बात ज़रूर की, मैं उनको जवाब ज़रूर देना चाहता था, लेकिन अब टाइम नहीं है. अगर मुझे एग्जैक्टली पता हो उस वक्त बहुत इजी होता है जवाब देना. मैं आपको एक बात बताऊं, आई बिलीव कि ये लोग भूल जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी XYZ हो, ये वो लोग भूल जाते हैं कि अगर वो कोई बात किसी के बारे में कह सकते हैं तो हम भी उनके बारे में बात कह सकते हैं. और हमें शायद ज़्यादा चीज़ों का पता हो, उनको शायद कुछ चीज़ों का पता हो. तो ये जो इन लोगों को बहुत शौक़ होता है ना जाके टीवी पे ये दिखाने का कि हम सुपीरियर हैं, एवरीबॉडी नोज़ कि वो कितने सुपीरियर हैं और कितने सुपीरियर नहीं हैं. मैंने आपको कहा जिधर जिसको जब शटअप कॉल देनी होगी ज़रूर दूंगा, एंड आई नो व्हेन टू मेक दैट मूव. आई एम नॉट समबडी जो हवा में जाके तीर चलाऊँ और जाके जो है वो बात करके ख़त्म करूँ. आई जस्ट मेक श्योर कि यार कौन है कैसे है, बिकॉज मेरी ये आदत है, ऑलवेज रिमेंबर, मैं हूँ या कोई भी हो, फास्ट बॉलर इज़ ऑलवेज अ फास्ट बॉलर, इज़ ऑलवेज एग्रेसिव. व्हेन ही थिंक्स द लाइन इज़ क्रॉसिंग, तो फिर वो अपनी लाइन खुद क्रिएट करता है. एंड दिस मैसेज इज वेरी लाउड एंड दिस इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर. कोई भी हो, आई एम अगेन सेइंग XYZ, कोई भी हो, तो ये चीज़ें जो है ना वो उस तरीके से नहीं होती. एंड आई डोंट माइंड. मुझे जिस वक्त मैं सिलेक्शन कमेटी से, मुझे आई वाज आउट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, मुझे बहुत से लोगों ने अप्रोच किया, बहुत से लोग चाहते थे कि मैं बातें करूं, मैं आके जो है वो क्या कहते हैं, मुझे वो पंजाबी का वर्ड नहीं याद आ रहा कि वो की लावा तमाशे लावा, तो क्या फ़ायदा उन तमाशों का, 2 दिन बाद फिर बात ख़त्म हो जाती. तो तमाशा लगाने की बात नहीं होती. इट इज़ ऑलवेज लाइक कि आप जब चुप कर जाते हैं या आप साइड पे हो जाते हैं ना, तो यू एक्सपेक्ट. आई एडमिटेड कि यार आई वाज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी एंड माय टीम डिडंट डू वेल, तो ठीक है, दैट्स इट. तो अभी स्ट्रेटेजिकली खामोश है. यार होना, देखिए मुझे एक बात बताए, इट इज़ वेरी इजी कि आप मुझे से आज किसी के बारे में कुछ भी पूछेंगे, मैं आपको लोग गिनवा सकता हूँ. मेरे अपने कोलीग्स हैं जिन्होंने बैठ के टीवी पे बातें की है, मेरे अपने कॉलीग्स हैं. मेरे साथ वो कॉलीग्स भी हैं जिन्होंने मुझे, अब आपको क्या बताऊं, मतलब हंसी मजाक में मेरे, उन्होंने क्या कहते हैं इन शॉर्ट चेज़े लिए, मैं चुप करके बैठा रहा. सारी चीज़ें मेरे सामने हुई हैं, एवरीवन नोज. आज वो लोग भी काम कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के लिए, आज वो लोग भी काम कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के लिए, नहीं करना चाहते थे, कर रहे हैं. वहाँ पर से आंखें मिलाते हैं. मैं हर एक के साथ, मुझे ज़रूरत ही नहीं उनको ये चीज़ बताने की ना. जितने लोग हैं जो मेरे कॉलीग्स हैं, उन्होंने टीवी पे बैठ के क्या क्या बातें की, कौन बड़े थे कौन छोटे थे, सब ने जो बातें की, मुझे सालों की बातें पता. ठीक है, जर्नलिस्ट को तो आई डोंट थिंक कि उनका काम ही है, सच झूठ उनका काम है, वो चलाते रहते हैं. लेकिन जो मेरे अपने लोग थे, बड़ा ईजी है उनको जाके कहना. मुझे तो इस तरह की भी बातें की गई कि कोई उम्रा शुमरा कर हो, कोई दुआवा शवावा करवा लो, आपके पीछे बहुत लोग पड़े हुए, बंदिश हुई है. नहीं, आपके पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, तो आप यू नो दिस इज हाउ इट इज़ लाइफ. अच्छा, थोड़ा सा ज़रा इस वक्त जो पोजीशन चल रही है उस पर आते हैं. इस वक्त रिजवान इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. आपको लगता है कि लीडरशिप बहुत मैटर करती है जब टीम परफॉर्म कर रही है? बाबर को लीडरशिप रोल से निकाला है, रिजवान को एक पोजीशन दी है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है. देखिए, लीडरशिप ऑलवेज मैटर. समबडी हु लीड्स यू, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. रिजवान अच्छा कर रहे हैं, बाबर अच्छा नहीं कर सके. बाबर को जितना अच्छा करना चाहिए था, बाबर उतना अच्छा नहीं कर सके. ये आपको भी कह रहा हूँ, ये बाबर को भी कहा है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है. सो रिजवान का आना इज़ गुड इन अ वे कि अभी हम सीरीज़ जीते हैं, टीम इज़ डूइंग वेल. But yes, I still believe कि कहीं ना कहीं रिजवान has to improve himself as well. That is my But concept. you were the strong proponent of Babar's captaincy.
कि आप चाहते थे कि बाबर कैप्टन रहे? बहुत तनकीद हो रही थी, इसके बावजूद आपने देखिए, जब वर्ल्ड कप के पास चीज़ें आई ना, तो यू नीड योर बेस्ट प्लेयर टू लीड द टीम। ठीक है, बाबर को कप्तानी के जो कंसेंसस थे, अगेन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड कप में वो कप्तान थे और वो मैंने नहीं बनाया था, वो हम 5 से 7 लोग थे अगेन जिनका ये डिसीजन था, नॉट माइंड। और वीटो पावर आपके पास नहीं थी? देर वॉज नो वीटो पावर। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा सिस्टम समझाता हूँ। जब मैं चीफ सेलेक्टर था, नकवी साहब आए, मैं सेलेक्टर बन गया, हम 5 लोगों की एक सिलेक्शन की टीम बन गई। उस 5 लोगों की सिलेक्शन की टीम पे देयर वाज ऑलवेज अ वोटिंग सिस्टम गोइंग ऑन। अगर आप और मैं एक पेज पे और बाकी 3 एक पेज पे नहीं हैं, तो उनका डिसीजन माना जाएगा, आपका नहीं माना जाएगा। या मैं आपको कन्विंस कर लूँ या आप मुझे कन्विंस कर लें। और जो कुछ भी होता था दैट वाज रिटन ऑन द पेपर कि ये बात इस सेलेक्टर ने की, ये बात इस सेलेक्टर ने की, एवरीथिंग वाज ऑन पेपर। तो वो पेपर्स अगर आज भी आप देखें, क्योंकि वो मेरे पास तो रिकॉर्ड में है तो अगर आज भी वो देखें तो यू विल कम टू नो कि जी द वीटो पावर वाज नॉट विद मी, द वीटो पावर वाज विद द सिलेक्शन कमेटी। अच्छा, अगर मैं लीड कर रहा था, जस्ट इन केस मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं उस चीज़ को लीड कर रहा था, इफ़ आई हैड द वीटो पावर और बाकी सिलेक्टर्स कुछ नहीं करते थे, तो देन दे शुड बी अकाउंटेबल, नॉट मी। अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे थे? Why they were underperforming? ठीक। If somebody is underperforming, then he has no right to be part of the selection committee. अच्छा, ये समझ नहीं आई कि ये डिसीजन किसका था कि बाबर को हटा के शाहिन अफरीदी को कैप्टेंसी देते हैं? देखिए, ये जो सिलेक्शन कमेटी का उस वक्त डिसीजन था ना, ये जो कप्तानी का उस वक्त डिसीजन था, दैट वाज डन बाय द चेयरमैन एंड द चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ही इसको फाइनलाइज करते हैं। सो प्रॉब्ली उस वक्त के जो डायरेक्टर थे और जो चेयरमैन थे, उनका ही फैसला था। इससे जंग और बढ़ गई। देखिए, ये उस वक़्त क्या डिसीजन था। देखिए, हुआ ये कि उस वक़्त वो लोग लीड कर रहे थे, उसके 2 महीने बाद चेयरमैन साहब मोहसिन भाई आके वो लीड कर रहे थे। सो यू नो एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग एंड देयर ओन वे ऑफ लीडिंग द थिंग्स। हालांकि नकवी साहब को मैं ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे फिर दोबारा कह देता हूँ कि उन्होंने कहा था कि सिलेक्शन कमेटी जो बेहतर समझती है वो करे। तो उस वक्त सिलेक्शन कमेटी ने ये बेहतर समझा? पॉलिटिकल डिसीजन था? पॉलिटिकल डिसीजन तो था ही नहीं, पॉलिटिक्स का तो कोई काम ही नहीं। शाहीन शाह अफरीदी के जो ससुर है आप हंस रहे हैं इसके ऊपर। नहीं, देखिए शाहीन, देखिए शाहीन इज अ ग्रेट चैप, इज अ ग्रेट फेलो। ठीक है, आई बिलीव के ही हैज़ अ लॉट। उस वक्त भी जो उनसे बात की गई थी दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि उनको यही कहा गया था, ही केम आउट ऑफ एन इंजरी, और उसके बाद उनको यही कहा गया था कि यार आप क्योंकि हमारे मेन बॉलर हैं एंड वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू बिकॉज यू आर द मैच विनर फॉर अस, और अगर हम आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोडिंग कर देंगे या क्योंकि क्रिकेट इज़ ऑल ओवर, उस पर हमारी उससे बात हुई थी। येस, दैट वाज अप टू हिम वेदर ही एक्सेप्ट दैट और ही डज नॉट एक्सेप्ट दैट, दैट इज़ हिज कॉल। लेकिन जो इधर से बेहतर समझा गया था सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, वो उसको हम लोगों ने ज़रूर कन्वे कर दिया था। इतने क्विक चेंजेस कि पहले चेंज करते हैं फिर हटा देते हैं, फिर बाबर वापस आते हैं, फिर उसके बाद अब ये देखिए बाबर ने फिर इसको देख के तो बाबर ने स्टेप डाउन किया, बाबर को हटाया नहीं गया, बाबर स्टेप डाउन हिमसेल्फ। ही वाज फोर्स्ड टू स्टेप डाउन? नो, ही वाजंट फोर्स्ड टू स्टेप डाउन, ही वाजंट। ये बाबर का एक अपना डिसीजन था। ठीक, उस वक्त एक डिसीजन आपने लिया और हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, हम यूएस से हार जाते हैं। मोहम्मद रिजवान आउट ऑफ ब्लू, इमाद वसीम रिटायरमेंट लीज, फिर वापस आते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। आई मीन ये दोस्ताना था आपका, आप बहुत पसंद करते थे इमाद वसीम को और मोहम्मद आमिर को, और आप चाहते थे कि वो खेलें। देखिए, फिर आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा डिसीजन था। पहले तो हम इस चीज़ को क्लियर कर लें, इट वाजंट माय डिसीजन एट ऑल। दिस इज व्हाट क्रिटिक्स से। नो, क्रिटिक्स को कहने में क्या फ़र्क पड़ता है? आप मेरे से पूछ रहे, मैं आपको करूँ डिसीजन ही नहीं था। नाउ व्हाट? अब मैं आपको स्टोरी लाइन दोबारा ले जाता हूँ वापस। ठीक है, इमाद वसीम ने रिटायरमेंट दे दी। उनकी एक ट्वीट भी आई थी, ही वाज नॉट कम्प्लीटली मेंटली फिट, तो ही रिटायर्ड फ्रॉम दिस। आमिर ने एक रिटायरमेंट पहले दी हुई थी। ठीक है, हफीज़ भाई कोच आए, डायरेक्टर है, सॉरी कोच नहीं है, डायरेक्टर है।
ही कॉल्ड मोहम्मद आमिर टू कम बैक एंड जॉइन द टीम, जिस पे मोहम्मद आमिर ने मोहम्मद हफीज़ को इनकार कर दिया कि नहीं। अगर अब मैं यहाँ पे मसाला लगाना चाहूँ, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, अगर आप आमिर से भी कभी ये बात पूछेंगे तो आमिर भी आपको इसका जवाब दे देगा, और आमिर आपको ये कहेगा कि आई डिडंट हैव दैट बिलीव। ठीक है जी। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान थे। शाहीन शाह अफरीदी ILT खेल कर आए। उन्होंने आके मुझे कहा कि मुझे इमाद वसीम चाहिए, क्योंकि मोहम्मद नवाज़ उस वक्त अच्छा नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ILT खेल के आए, इमाद परफॉर्म दे। तो उन्होंने कहा मुझे ILT में आते साथ मेरी उससे एक मीटिंग हुई, और उसने कहा कि मुझे इमाद वसीम चाहिए। सो मैंने कहा यार देखो, एक बंदा रिटायरमेंट दे के जा रहा है और वो वापस आएगा, हाउ वुड यू हैंडल द टीम एंड हाउ वुड यू हैंडल द पीपल एंड ऑल दैट स्टफ। के जी एक टूर के बाद आप हार गए तो उसके बाद आप, क्योंकि हम लोग को में हार बर्दाश्त ही नहीं है, आपको टीम को डेवलप करना है ना, डेवलपमेंट की फेज़ पे जाते हो आप। तो शाहीन ने कहा, मैंने कहा फिर इस तरीके से तो आमिर को भी आ जाना चाहिए। उसने कहा तो मैं चाहता हूँ आमिर भाई भी आएँ। ठीक है। शाहीन उस वक्त कैप्टन थे, शाहीन मेरे से बात करते थे, तो मैं उस वक्त सेलेक्टर था, चीफ सेलेक्टर था। उसके बाद जब मोहसिन भाई आए तो उस वक्त, उससे पहले जो भी हमारी कन्वर्सेशन में थी, उनकी कन्वर्सेशन में ये एडिशन था कि हमें प्लेयर्स चाहिए और हमें ये दोनों चाहिए। जब मोहसिन भाई आए, नकवी साहब आए, चेयरमैन साहब, तो वहाँ पे बैठे हुए थे हम रूम में। वहाँ पे इमाद वसीम ने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया हुआ था, PSL का फाइनल का मैन ऑफ द मैच, क्वार्टर फाइनल का और सेमीफाइनल का, 3 मैचों में वो डायरेक्टली था। PSL इज़ योर बेस्ट क्रिकेट। आप वहाँ से ही लड़कों की पिछले एडिशन से अगर आप देखें, शाहनवाज दानी वहाँ का प्रोडक्ट, मोहम्मद अली वहाँ का प्रोडक्ट, आप जिसको देखते जाएंगे वो वहाँ से पीछे 4-5 साल से जो भी परफॉर्म करता था, सिलेक्शन कमेटी भी उसको टीम में ले आती थी। तो हम बैठे हुए थे, तो वहाँ पे इसका केस डिस्कस हुआ। केस मैंने डिस्कस नहीं किया, बल्कि नकवी साहब को ये बताया गया कि वहाब रियाज ख़िलाफ़ था इमाद वसीम के, इस वजह से इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले ली। अब नकवी साहब के सामने जब ये बात हुई, उन्होंने मुझे कहा हाँ। मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं हुई, मैं तो उन लोगों में से था जो उसको सपोर्ट कर रहा था, और मैंने उसको बहुत वो चीज़ें ऑफ़र की जो कि किसी और को नहीं थी। आप पूछ लें, आपके ये जो 2 लोग हमारे साथ और भी थे उस रूम में, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप इनसे पूछ लें। और उस वक़्त मैंने कहा कि सर ही इज़ अ गुड प्लेयर, अगर वो करना चाहता था, द ओनली कंसेप्ट इज़ दिस कि अब टीम में आके हाउ वुड इट रिएक्ट कि जी एक बंदे ने पिछले टूर पे रिटायरमेंट लिया और अगले टूर पे वो वापस आ गया। उन्होंने कहा आई वांट द बेस्ट प्लेयर्स, उससे बात की जाए, अगर वो खेलना चाहता है, लेकिन ही विल प्लेज ऑन द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अच्छा, इमाद वसीम से मेरी कोई नेगोशिएशन नहीं की मैंने। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर से मेरी नेगोशिएशंस हुई नहीं। किसकी हुई? एक डायरेक्टर है, उनकी हुई। डायरेक्टर हैं या थे? हैं, उनकी नेगोशिएशंस हुई। वो वाला साहब तो नहीं? उन्होंने नेगोशिएशंस की। वाला साहब तो नहीं? नहीं, उन्होंने नेगोशिएशंस की, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बात जब की गई तो उनको ड्यूटी दी गई कि ठीक है, क्योंकि बात भी उनकी तरफ से ही आई थी, तो ड्यूटी भी उन्हीं को दी गई कि आप नेगोशिएट करें। ठीक। उस पे इमाद ने अपनी रजामंदी दी, और फिर आमिर से मेरी बात हुई तो आमिर ने भी अपनी रजामंदी दी। ठीक है जी। उस रजामंदी के बाद हमारी सिलेक्शन कमेटी बैठी, और सिलेक्शन कमेटी ने बैठ के जब डिस्कशन की तो एवरीबडी वाज ओके टू हैव बोथ ऑफ देम। दैट्स हाउ दे बोथ कम बैक इनटू द टीम। अच्छा, मोहम्मद आमिर आपके वर्ल्ड कप के और पीछे जो एक सीरीज़ हुई थी उसके बेस्ट बॉलर थे। आज भी आप ऑन रिकॉर्ड देख लें तो मोहम्मद आमिर की बॉलिंग और आउट मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा थे, इकॉनमी भी और आउट भी और बॉलिंग भी आप देख लें। इमाद भी बोल्ड वेल, येस बैटिंग में ही वॉज नॉट देयर बट ही बोल्ड वेल। सो दैट्स हाउ दे बोथ कम इन। डिसीजन बैकफायर किया? काउंटर प्रोडक्टिव? नहीं, काउंटर प्रोडक्टिविटी इसलिए नहीं क्योंकि आई वॉज देयर विद, आई वॉज मैनेजिंग द टीम एट दैट पर्टिकुलर टाइम। आई डिडंट सी दोज गाइज गोइंग फ्रॉम हेयर टू देयर इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम और ब्लेमिंग ईच अदर। उनको बाबर्स के साथ इशू थे, लेकिन दे वर ऑल रिजॉल्व्ड एंड देयर वाज नो डिस्कशन अबाउट एनीथिंग। आई थिंक उनका जो
कंडक्ट था, दैट वाज ये किसका डिसीजन था कि यूएस के अगेंस्ट मैच में जो सुपर ओवर है वो आप टीम मदामी से करा लें? टीम मैनेजमेंट एंड राइटली सो आई बिलीव कि ठीक है, उस मैच में उसको 17 होंगे, राइटली सो आई बिलीव के, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें तो जो उसने सेकंड लास्ट ओवर और आखिरी 2 ओवर किए हैं उसमें अगर आप उसकी बॉलिंग देख लें तो ही हार्डली कंसीडर्ड रन्स। एज अ सीनियर मैनेजर आप टीम के साथ थे, मैं साथ था, इन्फ्लुएंस करते थे आप मेरा ड्रेसिंग कोई रूम के अंदर नहीं, डिसीजंस को? कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। इट वाज टोटली विद द कोच एंड हिज टीम। कोच वाज एंड द कैप्टन वाज द अल्टीमेट डिसीजन। आई डिडंट हैव द पावर इवन टू select the playing 11। आप पे ये इल्ज़ाम लगता है बहुत अथॉरिटेटिव थे, प्लेयर्स के साथ आप बहुत रूडली बिहेव करते थे। फिर एक ऑडियो की कंट्रोवर्सी आ गई कि जी उसामा मीर के साथ एक ऑडियो। अच्छा, मैं वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, इफ़ आई वॉज रूड, लेट्स गो बैक 3 months बैक, जब मैं चीफ सेलेक्टर था। हाफिज़ भाई जब टीम डायरेक्टर थे, कितनी बातें सुनने को मिली। जब मैं मैनेजर था तब कितनी बातें सुनने को मिली। कोई मेरे बारे में कोई चीज़ बाहर आई हो, मेरे कंडक्ट के बारे में, फ़ाइन करने के बारे में, चीज़ों के बारे में, लड़कों से मिसबिहेव करने के बारे में, बेसिकली तो आप ये कह रहे हैं कि आंखें मत्थे पे रख लेती हैं। नहीं, आप पूछे तो सही जाके। बल्कि मुझे बल्कि 5 से 6 लड़कों का व्हेन आई वाज आउट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी तो दे मैसेज्ड मी कि इट्स फाइन, कोई बात नहीं, थिंग्स विल गेट बेटर। ये बड़ा कम होता है। तो मेरे बारे में जो चीज़ें और मेरे बारे में जो परसेप्शन थी, नहीं, आई वाज जस्ट डूइंग माई वर्क, नथिंग एल्स। किसी काम में मुदाखलत नहीं थी। प्लेयर्स को कॉल करते थे आप डायरेक्टली? किस चीज़ फ़ोन के ऊपर भी आप जो है, किस चीज़ के लिए? कोई धमकियाँ वमकियाँ नहीं दी आपने उसामा मीर को? नहीं, उसामा मीर को कोई धमकी नहीं थी। उसामा मीर का तो केस बल्कि अच्छा, उसामा मीर का केस आपको बताता है। उसामा मीर का फ़ोन आया, सिलेक्शन की हम लोगों ने वर्ल्ड कप में, ही वॉजंट सिलेक्टेड और उसके बाद उसामा ने फ़ोन किया मुझे कि मैं क्यों नहीं हूँ। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रूम में बैठे थे। उस वक्त बिलाल अफजल थे, मैं था, अजहर महमूद थे, मोहम्मद यूसुफ थे, अब्दुल रज़ाक थे। उस रूम के अंदर असद नहीं थे। उसने कहा मैं क्यों नहीं हूँ, तो अजहर महमूद ने और हम पाँचों ने उसके साथ 40 to 45 minutes वी वर ऑन द फोन टेलिंग हिम कि एक टीम कॉम्बो है, उसके अंदर आप जगह नहीं बना सके, बाकी आपकी परफॉर्मेंसेज वर आउट क्लास, आपका और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट व्हेन यू आर बिल्डिंग अ कॉम्पोजिशन ऑफ अ टीम, उसमें आप नहीं हो सके। 40 मिनट बाद, 40 से 45 मिनट के बाद मैंने कहा यार उसामा, ये बात लंबी होती रहेगी। हम हो सकता है डिसीजन हमारा पसंद ना आया आपको, लेकिन ये टीम डिसीजन है हमारी सिलेक्शन कमेटी का, इस वजह से हुआ। लेट्स क्लोज इट आउट नाउ, क्योंकि 45 मिनट हो गए, इसका कुछ वो निकल नहीं रहा। उसने कहा जी ठीक है। उसके बाद वो एक कोई तकरीबन इतना लंबा मैसेज व्हाट्सएप पे मोहसिन नकवी साहब को भेज दिया कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मुझे सही तरह ट्रीट नहीं किया गया, और आपने कहा था सर कि अगर कोई बंदा ज़्यादती करे तो आप हमें रीच आउट टू मी। सेम मैसेज नकवी साहब ने हमारी सिलेक्शन कमेटी के ग्रुप में किया और कहा आई नीड एन आंसर। उस पे हर बंदे ने अपनी, सिलेक्टर ने 5 थे, हर बंदे ने अपनी वो बात की कि सर ये वजह थी, और क्योंकि वजह एक ही थी तो वो सबने बारी बारी बताई। ठीक, वो चैप्टर वहाँ पे क्लोज हो गया हमारे लिए। अब मैं आयरलैंड में था तो मुझे फ़ोन आता है रज़ाक भाई का कि यार उसामा मीर की वो देनी है हमने NOC। तो हमने कहा दे दे, क्योंकि ही इज़ इन आवर रिजर्व्स, और अगर खुदा ना खासा शायद आपको, इब्रार को या इमाद वसीम को कुछ होता तो ही डायरेक्टली कम्स इन एंड प्लेस फॉर द पाकिस्तान टीम। ठीक, हमारी फ़ोन पे बात हुई, उधर एक सिलेक्टर ने उनसे ये कहा कि ये आपने क्यों किया, तो उसने कहा मेरे साथ ज़्यादती हुई। और वो जब ज़्यादती हुई तो उसने कहा जी अगर ज़्यादती हुई है तो आपका, हमने आपसे पहली दफ़ा ये वी स्टार्टेड दिस थिंग, क्योंकि मेरे से आज तक कभी किसी सिलेक्टर ने मुझे ये नहीं बताया मैं ड्रॉप क्यों। यहाँ आपको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। हम यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। हम एक सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक,
खैर उसने कहा कि मेरे से, उसामा के वर्ड्स हैं कि मेरे से गलती हो गई, 5 सिलेक्टर ऑन हैं, आप कह सकते हैं अगर मैं कुछ भी गलत करूं तो बोलूं तो आप बिल्कुल कन्फ्रंट कर सकते हैं। तो उसने कहा मेरे से गलती हुई है, आप एनओसी दे दें। हमने कहा जी एनओसी तो दे रहे हैं हम आपको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके खेलो। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखते हैं कि उसामा को एनओसी दे दें। हमें डायरेक्टर इंटरनेशनल, ये बात क्योंकि मैंने पहले भी की थी उनकी, फिर मेरी एक ट्वीट भी एक्सचेंज हो गया था वाला साहब से मुताबिक हाँ डायरेक्टर इंटरनेशनल। हाँ जी, मैंने उनको फिर वो खैर एक बात क्लियर भी की। मैंने उनका कहा कि हमें डायरेक्टर इंटरनेशनल से आया मैसेज कि ये अपनी 2 एनओसीज ऑलरेडी ले चुका है, ही इज अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर, हाउ कैन वी गिव हिम। तो हमने कहा यार आप उसको कोई एक्सेप्शन क्रिएट कर दें। ही दे सेड अस कि अगर ऑल द सिलेक्टर्स एंड कैप्टन एंड कोच आर एग्रीड तो फिर हम इसको एक्सेप्शन दे देंगे तीसरी एनओसी की। सो हम लोग वो फ़ोन पे ही थे, सबको फ़ोन पे लिए, सब ने कहा ओके। रज़ाक भाई ने एक ईमेल की कि वी आर ऑल ओके एंड एज वी डिस्कस्ड ऑन द फ़ोन, वो भी ऑन रिकॉर्ड हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक, दे दे एनओसी। तो हमने एनओसी आप इसको प्रोवाइड कर दें। एक दिन मैं उठता तो मुझे उसामा मीर की कॉलें आ रही होती हैं। मैं उसामा की कॉलें उठाता, हाँ उसामा क्या हुआ, वहाँ पे मुझे एनओसी नहीं मिली। मैंने कहा यार हमने तो ओके कर दी। नहीं वो मुझे अभी तक मिली नहीं है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। मैंने कहा कौन फ़ोन नहीं उठा रहा? उन्होंने कहा ये बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा यार आप फ़ोन करो, वरना सलमान भाई को फ़ोन कर लो, मैं भी कोशिश करता हूँ। तो मेरी उस दिन उससे थ्रू आउट पूरे दिन में मेरे पास उसकी वो चैट हैं, कॉल्स हैं, उसामा के फ़ोन पे भी देख सकते हैं आप लोग। मैंने उसे कहा एंड में, मैंने कहा उसामा देखो एनओसी ओके करना हमारा था, देना ना देना इनका था, वो क्यों नहीं दी मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से ओके कर दिया सारा। उसामा को नुकसान ही हुआ कि उसामा को वापस आना पड़ा, उनकी टिकट पर फ्लाई किया, जो भी था। उसामा ने खुद ये बातें मीडिया में दी कि क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं हुआ और मैंने सवाल किया तो उसामा ने ही ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की। और जिन लोगों को उसने ये बातें की उन लोगों ने मुझे खुद फ़ोन करके कहा कि उसामा ये कह रहा। ठीक। सो मैंने उन्हें कहा यार, मैंने उन्हें फिर सारी बात बताई, लेकिन उस वक्त टू लेट था। मैंने उन्हें सारी बात बताई, मैंने एक कॉल की, मैंने कहा यार आप मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लग रहा है जिसका मैं हिस्सा ही नहीं हूँ, तो इसकी एक क्लैरिफिकेशन जानी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि यार आप उसको तरदीद करें कि ये चीज़ ऐसे नहीं हुई। ठीक है जी। उन्होंने कहा नहीं ये 2 दिन और हैं, गुजर जाएंगे, क्या ज़रूरत है ये वो करके। और उस वक्त भी 2 लोग मेरे साथ फ़ोन पे थे जिनसे मैंने ये बात की। मैं अमेरिका में था उस वक्त। मैंने कहा अगर आप नहीं करेंगे ना तो मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं ये छोड़ो, 2 दिन है, ये वो करके हम देखते। तो ये उन्होंने तरदीद नहीं की इस चीज़ की। ठीक। उसके बाद उसामा ने ये सारा काम किया। अब हमारा जो काम था, हमेशा एनओसी का प्रोसेस ये होता है कि जो डायरेक्टर इंटरनेशनल होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपके प्लान्स में है या नहीं, हम इसको एनओसी, आप लोगों की क्या रिकमेंडेशन है, हम अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, उस रिकमेंडेशन के ऊपर फिर उनके पास जब चली जाती है तो दे हैव टू गिव द एनओसीज, नॉट अस। जिसके ऊपर फिर मैंने एक इंटरव्यू में ये बात की, जिसके बाद मेरा और वाला साहब का एक मैसेज का एक्सचेंज हो गया। उस पर मैंने बात सारी क्लियर कर दी थी दोबारा से। फिर मेरी उनसे भी बात हुई और मैंने उन्हें कहा यार देखो, मैंने आपको ना तो कोई बात लगा के की है, ना मैंने आपके अगेंस्ट कोई बात की, मैंने तो वो बात की है जो सच है। सो उन्होंने मुझे बड़ी एक आगे से इंटरेस्टिंग बात की, लेकिन मैंने वो कोट नहीं कर सकता यहाँ पे, वरना मैं वो यहाँ पे कोट कर देता। लेकिन बेसिकली दिस वाज ऑल बिल्ड बाय उसामा हिमसेल्फ एज वेल। देखिए जितनी सराहत से आपने यहाँ पे बयान कर दिया है और जितनी क्लैरिटी अब इस सब्जेक्ट पे आ गई, मेरे ख्याल इसके बाद इस पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने पहले भी नहीं किया। ठीक, मैंने कहीं पे भी नहीं किया। नहीं, वो जो क्रिटिक्स इस पे बात कर रहे हैं, देखिए क्रिटिक्स उस पे क्लैरिटी आ गई। देखिए डायरेक्ट कोई भी पॉलिसी, एनओसी पॉलिसी, कोई भी बंदा हो, वो डायरेक्टर इंटरनेशनल की सवाब दी। ठीक, उनके ही हैज टू गिव द फाइनल अथॉरिटी, इज द फाइनल। वहाँ भाई अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका में है, रेड बॉल क्रिकेट खेल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से, हम रेड बॉल में फंसे हुए हैं। हम रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें होता ही है कि आपका जो एक एफटीपी प्रोग्राम है ना, फ्यूचर टूर प्रोग्राम, ये साइन हुआ है 2021 में 2027 तक। उसमें ये चीज़ें पहले से डिसाइड हो जाती हैं। पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका यह है कि इस टेस्ट सीरीज़ के बाद वो आएगा तो वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट सीरीज़ है, और उसके बाद आपकी एक होम सीरीज़ है जिसमें ट्राई नेशन सीरीज़ है, जिसमें आप न्यूजीलैंड से भी खेलेंगे और जिसमें आप साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान खेल रहे हैं। सो दैट विल बी अ गुड प्रिपरेशन जस्ट बिफोर। लेकिन डोंट यू थिंक कि ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट होती तो अच्छा होता? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वाइट बॉल क्रिकेट होती तो अच्छा होता। हम वाइट बॉल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, अभी हमने ऑस्ट्रेलिया से खेला, हम सिर्फ ये टेस्ट मैचेस 4 खेल रहे हैं ना, ये भी अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में काउंट होता है। बट आपको ये बता दूँ, जो प्लेयर बनता है
जो प्लेयर मैच्योर होता है ना, दैट गेट मैच्योर्ड बाय दिस रेड बॉल क्रिकेट। तो ये अच्छा है कि ये लोग खेल रहे हैं, लंबा फॉर्मेट खेल रहे हैं, क्योंकि जब ये लंबा फॉर्मेट टेस्ट मैचेस खेलेंगे ना, उसके बाद जब ये 50 ओवर की क्रिकेट खेलने आएंगे ना, आपको इनकी फिटनेस भी बेहतर लगेगी, आपको temperament इनकी भी बेहतर टेम्परामेंट भी बेहतर लगेगा, आपको इनकी टेक्निक भी बेहतर लगेगी, आपको इनकी स्किल्स भी बेहतर लगेगी। ठीक। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में एक प्लेयर था जिसने हमें मैच जितवाया अगेंस्ट इंडिया, और मेरी खुशकिस्मती कि मैं वहीं पे ग्राउंड में मौजूद था, और फ़खर जमान ने कमाल कर दिया। है ही नहीं बंदा अब फ़खर जमान तो कॉर्नर्ड है, अब तो वो अंडर देखिए, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है। उसका मैं इसलिए जवाब नहीं दे सकता क्योंकि दैट इज़ अ प्योर डिसीजन बाय द सिलेक्शन कमेटी कि वो क्या सोच रहे हैं। यस, अगर आप इंडिविजुअली मेरे से पूछे, मेरा आप स्टांस पूछे, तो आई विल से यस, फ़खर हर लिहाज से पाकिस्तान की वनडे टीम और T20 टीम में होना चाहिए। बट अगेन इट इज़ अ डिसीजन, मैं एक एज अ सपोर्टर बात कर रहा हूँ, बट इट इज़ अ डिसीजन बाय द सिलेक्शन कमेटी, और सिलेक्शन कमेटी क्या बेहतर समझती है और क्या बेहतर सोचती है, ये उनका फैसला। बट द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, क्यों नहीं है? देखिए, क्यों नहीं है ये वही बता सकते हैं, मेरी उनसे इसके बारे में कोई बातचीत नहीं बट ऑन मेरिट इफ ही क्वालिफाइज he should have been in the team. देखिए, कोई ना कोई तो इशू होगा जिसकी वजह से वो नहीं है। Conduct? नहीं, फ़खर इज़ अ ब्रिलियंट बॉय, फ़खर का कभी भी कोई कंडक्ट का इशू रहा ही नहीं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट बॉय। ट्वीट? कौन सी? एक ट्वीट ऐसी कर दी जो बाबर के बारे में आप कह रहे हैं? हाँ, बाबर के बारे में भी, और थोड़ा सा जिसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल मुझे एक स्मेल आ रही थी। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन यस, अगर उसने बाबर के बारे में ट्वीट की है तो वो फिर एज अ प्लेयर, एज अ इंडिविजुअल, उसका एक अपना सोच है। बट यू थिंक फ़खर शुड हैव बीन देयर? आई बिलीव कि वनडे में और वाइट बॉल में तो फ़खर को बनता है। नुकसान होगा हमें फ़खर के ना होने से? आपकी टीम अच्छा तो कर रही है लेकिन ये है कि अगर आप फ़खर की बात करें तो यस, फ़खर के आने से टीम और अच्छी हो जाएगी, मेरे हिसाब से, मेरी नाकिज़ राय से। ठीक। चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह से होने जा रही है, हमारे पास एक नादिर मौका था कि ये सारे मैचेस पाकिस्तान में होते हैं, और ज़ाहिर शेड्यूल भी इसलिए था, कंट्रोवर्सी बनी। अल्टीमेटली हमें हाइब्रिड मॉडल पे एग्री करना पड़ा, और इंडिया इज़ गोइंग टू प्ले ऑन द न्यूट्रल वेन्यू। तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान की डिफीट है कि इंडिया अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया है, या आपको लगता है नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितना स्ट्रॉन्ग स्टांस अब लिया है शायद इससे पहले इस पोजीशन में ही नहीं था? देखिए, 2006-07 के बाद, बल्कि 8 के बाद, एशिया कप आखिरी था जो मैं खेला था, उसके बाद इंडिया कभी पाकिस्तान आया ही नहीं। 2008 के बाद? 2008 के बाद जी। हम इंडिया खेलने गए काफ़ी बार, 2 दफ़ा वर्ल्ड कप खेला है, ठीक है जी। 16 का और 11 का भी खेला हमने, 16 का भी खेला, अभी हमने रिसेंटली फिर खेला। हमने 2013 में एक इंडिया का टूर किया। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा स्टांस कभी किसी और चेयरमैन ने लिया ही नहीं। ये पाकिस्तान की जीत नहीं है, ये इंडिया की हार है एक तरह से। इंडिया की हार मैं क्यों कह रहा हूँ? पाकिस्तान तो हर दफ़ा चला गया, पाकिस्तान ने हर दफ़ा खेल दिया, किसी ने कभी ये स्टांस लिया नहीं। अगर ये स्टांस पहले ले लिया गया होता तो शायद चीज़ें बेहतर हो गई होती, या इसी फॉर्मूलेशन पे चलती कि न्यूट्रल वेन्यूज़, लेकिन आज से पहले कभी किसी ने वो चांस लिया ही नहीं। इतना कयोस कि आपको पता 2 या 3 महीने पहले अनाउंस करना पड़ता है शेड्यूल, और ब्रॉडकास्टर्स इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। यू आर इमेजिनिंग पाकिस्तान प्लेइंग इंडिया अगेंस्ट, नहीं, पाकिस्तान प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया इन अ न्यूट्रल वेन्यू in Dubai. How would you think India is playing Pakistan on a neutral venue when they will be the 2027 World Cup holders? India अपने वर्ल्ड कप में, You think is it going to happen? It is going to happen. It is going to happen. It is signed now. आप ये सोचे कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा और इंडिया की टीम पाकिस्तान में इंडिया के साथ ना खेल रही, हाउ डज दैट फील? आप इसको इस तरीके से नजर से इंडिया इज बाउंड टू फॉलो दैट, इंडिया इज बाउंड टू फॉलो दैट, वरना पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान की ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो साइन हुई हैं, जो मुझे पता चला, वो इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस में साइन हुआ कि फिर अगले 3 साल में जो भी इवेंट्स हैं, क्योंकि 2 इंडिया में हैं, तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया में नहीं खेलेगा। अब पाकिस्तान इंडिया का मैच होना क्यों ज़रूरी है, इसकी सबसे बड़ी बात, इसकी जो
पीछे है वो ये है कि द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स. कमर्शियल एस्पेक्ट. अगर पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेलेगा तो ब्रॉडकास्टर इज नॉट गोइंग टू अर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट. ठीक. Plus, the signing of ICC with the broadcaster is on the match against Pakistan and India. The revenue generated is on Pakistan versus India. अगर आप पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेलते तो उसमें ICC को नुकसान है. इंडिया को 35%, इंडिया टेक्स द 38% ऑफ द रेवेन्यू. पाकिस्तान टेक 20 समथिंग लेस. 3 मुल्क बहुत ऊपर हैं और फिर पाकिस्तान चौथे पे है. ठीक. सो तो पाकिस्तान ज्यादा नुकसान इंडिया का है जो आप कह सिर्फ रहे 136 मिलियन का. हैं. सिर्फ. हाँ, जो मुझे पता है. आई डोंट नो राइट है या नहीं. मैंने आपको सही फिगर्स बताए नहीं. अगर इंडिया पाकिस्तान से ना खेले तो इतने का नुकसान इंडिया को, पाकिस्तान को तो बहुत कम नुकसान है. लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट डिसीजन. अगर हम सारे मुल्क आपके पास पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेल सकते हैं तो व्हाई नॉट इंडिया. और अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में तो फिर पाकिस्तान को भी नहीं खेलना चाहिए था इंडिया में. एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट डिसीजन नाउ कि जी ठीक है फिर पाकिस्तान में न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा. But there is another interesting aspect of it. We really want to see a Champions Trophy final happening here in Lahore, in Pakistan. So For that matter, Pakistan has to finals. Pakistan will have to kick India out from the Champions Trophy. देखिए, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा तो फिर पाकिस्तान में ही फाइनल होगा. अगर पाकिस्तान तो अगर इंडिया के अगेंस्ट खेलता है. देखिए, पाकिस्तान अगर इंडिया को हराएगा, न्यूजीलैंड को हराएगा तो दैट विल मेक देम टॉप इन द ग्रुप. राइट. एंड देन दैट ऑलवेज क्रिएट अ चांस कि पाकिस्तान विल गो अप. एंड देखिए, अगर पाकिस्तान फाइनल में होगा ना तो आप नोट कर ले पाकिस्तान में ही फाइनल होगा. फिर पाकिस्तान नहीं होगा, यानी पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू प्ले अगेंस्ट दैट इंडिया. मीन्स आई एम बीइंग ऑप्टिमिस्टिक कि इंडिया जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा. पाकिस्तान का इंडिया को हराना ज़रूरी है या आपको लगता है न्यूजीलैंड भी हरा दे इंडिया को तो मामला चल जाएगा? देखिए, इवेंचुअली प्रायोरिटी इसके हम इंडिया को हराए जी. और न्यूजीलैंड भी हरा दे तो फाइनल तो स्ट्रेट अवे ही पाकिस्तान में हो गया. बट इंडिया की टीम बहुत अच्छी टीम है. इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स. सो इट विल बी अ गुड कॉम्पिटिशन. बट एट दिस पॉइंट इन टाइम बुमराह, शर्मा एंड कोहली ये तीनों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर. नहीं, क्या क्या हो रहा है. बुमराह तो लीड कर रहा है. आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल बॉलर्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड. और बल्कि वाइट क्या रेड बॉल भी अगर हम उसको कहें. बट आई बिलीव कि देखिए अगेन फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट. So you never know कि when at that particular time what will happen. They certainly have got class. They all have got class. तो आपको क्या लगता है कि इनका कंपेटिटर कौन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, यानी जो बुमराह से कम्पीट करे, जो शर्मा से करे, जो कोहली से करे और टफ कंपटीशन दे? देखिए, हमने लास्ट वर्ल्ड कप में भी वी वर अनलकी कि हम लोग नहीं जीत सके T20 के जो अभी हम खेले थे. आई बिलीव कि जब ये सारे ग्राउंड में उतरते हैं ना तो उस वक्त डिपेंड करता है कि कौन प्रेशर को और सिचुएशन को हैंडल बेहतर करता है. सो इट इज़ मोर ऑफ अ माइंड सेट गेम कि जिसका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग है ही विल लीड द टीम. स्पेशली व्हेन पाकिस्तान इंडिया प्लेस बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर. लॉट ऑफ प्रेशर. हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान हारे, इंडिया नहीं चाहते कि इंडिया हारे. सो यू नो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब वो ग्राउंड में एक चल रहा होता है, क्योस सा चल रहा होता है ना, तो उस वक्त आपको समझ नहीं आती. उस वक्त आपको नर्व्स को देखना है, अपने प्रेशर को कैसे हैंडल करना. दैट इज व्हाट आई बिलीव इज कि इस वक्त प्रेशर इंडिया पे ज़्यादा होगा क्योंकि इंडिया ने अपना एक न्यूट्रल वेन्यू वाला मामला और हाइब्रिड वाला मनवाया अपने तौर पे. तो नहीं, पाकिस्तान के यहाँ एक एग्रेशन भी होगा. पाकिस्तान का एग्रेशन होगा बट इंडिया एट द सेम टाइम देखिए प्रेशर आई वोंट से इट विल बी अ प्रेशर दैट वाज ऑन कार्ड्स एवरी टाइम कि पाकिस्तान और इंडिया हैज़ टू प्ले ऑन न्यूट्रल वेन्यू एनीवेज. तो देखिए, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट एंड ऑफ द डे. हम लोग इसको ना बहुत ज़्यादा वो एक ले जाते हैं राइवलरी पे. आई थिंक इट्स अ स्पोर्ट्स, लेट इट बी अ स्पोर्ट. और पाकिस्तान इंडिया का मैच इन्जॉय करना चाहिए. और आई थिंक द पीपल हु एन्जॉय द गेम और द टीम विच विल एन्जॉय दैट गेम द मोर विल हैव मोर चांसेस टू विन. की स्ट्राइकर्स कौन से हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जिनको आप रेट करते हैं कि भी अगर ये चल गए, आई मीन ये मैच विनर्स हैं? आप देखिए, पाकिस्तान में कौन बंदा जो है वो मैच विनर नहीं है. आप शाहीन को देख लें, हारिस रऊफ़ को देख लें, आप नसीम शाह को देख लें, बाबर को देख लें, रिजवान को देख लें, हसाम अयूब को देख लें, फ़खर आई बिलीव अगर होंगे तो फ़खर को देखें. सो यू नो यू हैव इब्राज जो आए हैं अभी, वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज अ स्पिनर. ही इज़ कमिंग इन. सो पाकिस्तान टीम के पास 6-8 होते हैं. देखिए, मैच विनर सारे होते हैं. इट डिपेंड्स कि ऑन द डे कौन जो है वो विल स्टैंड आउट.
सो प्रॉबेबली इट्स अ गेम वे अगर आपके 2 से 3 लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, सो यू नो यू विल बी विनिंग दैट गेम कंफर्टेबली। आपको लगता है शाहीन इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो आउट परफॉर्म देखिए कर सकता है? अगेन शाहीन हैज़ दैट क्लास, हैज़ दैट एबिलिटी, और उसको कभी भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन इफेक्टिव यूज़ ऑफ पेस जो जो फास्ट बॉलर्स हैं वो मैनेजमेंट नहीं करने होते हैं। आपको लगता है कि अगर हम हारिस रऊफ जैसे पेस वाले बंदे को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ना खिलाते तो क्या हो जाता, किसी और को चांस दे देते? देखिए अगेन दिस इज अगेन कि हम ये बात करते हैं, बट टेक्निकली अगर हम देखें तो दिस इज़ अगेन अ सिलेक्शन कमेटी डिसीजन कि उन्होंने क्या बेहतर समझा, क्योंकि इस वक्त फ़र्क क्या है कि इस वक्त जो टीम सेलेक्ट करती है वो 11 प्लेइंग 11 सिलेक्शन कमेटी करती है। हमारे टाइम पे हम लोग नहीं करते थे। सो इट इज़ मोर इन द हैंड्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी कि व्हाट दे आर थिंकिंग इज़ द बेस्ट थिंग टू गो ओवर राइट नाउ। वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो दे आर गेटिंग यू नो उनका रिजल्ट पॉजिटिव है पाकिस्तान टीम के लिए। सो लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट टू दैट। उन्होंने क्या सोचा, हारिस को खिलाया। यस आई ऑल्सो बिलीव कि हारिस जो है वो कुछ मैचेस खेलता, सारे ना खेलता, लेकिन उसके पीछे इसकी क्या साइंस है, हाउ दे आर डेवलपिंग द टीम। देखिए हम एक प्रोस्पेक्ट से देखते हैं, दे माइट हैव अ बिगर प्रोस्पेक्ट टू बिल्ड अ टीम, हाउ टू बिल्ड अ टीम, हाउ टू टेक इट ऑन। सो ये उनकी एक सोच हो सकती है। सो लेट्स सी कि वो क्या जो, क्योंकि अभी तक जो देखा हम देखे हैं, मैंने आपको कहा क्योंकि अब सिलेक्शन कमेटी टीम सेलेक्ट करती है, सो जितने भी डिसीजन हैं वो बहुत बेहतर हुए। सो नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। तो चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि इंडियन बोर्ड क्या कर रहा है। आई मीन आप इसको पोलिटिसाइज ना करें, सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए इसको। तो हाउ डू यू सी दैट कि अल्टीमेटली ना लॉन्ग रन इंडिया के लिए ये डिसीजन जो है या डटे रहना, खड़े रहना इस स्टांस के ऊपर कितना काउंटर प्रोडक्टिव होने वाला है? देखिए अगेन वो भी क्रिकेटर्स हैं, हम लोग भी क्रिकेटर्स हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान में आती तो दे वुड हैव कम टू नो कि यहाँ की आवाम उनको कितना पसंद करती है, कितने उनके लिए पैशनेट है यहाँ के लोग, कितना उनसे प्यार करते हैं, हाउ मच दे वांट देम टू बी बैक इन पाकिस्तान एंड प्लेइंग एंड सीइंग द गेम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन पाकिस्तान सेम एज देयर। क्योंकि ये क्रिकेट है, इसको पॉलिटिकली हम लोगों को इसको पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स से हमें दूर रखना चाहिए। इट्स जस्ट अ गेम, बल्कि इससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। दिस इज़ हाउ यू थिंक कि अगर ये चीज़ें शायद ये अगर हमारा जो बैरियर है अगर ये क्रिकेट की वजह से ख़त्म होता है, जो भी लोगों की सोच है वो अगर बेहतर हो सकती है तो वाई नॉट। और इसी तरह कोई भी क्रिकेटर होगा, आप किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर से पूछेंगे वो यही चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान आती। इसी तरह इंडिया भी यही चाहता, प्लेयर्स चाहते थे कि इंडियन जो है वो पाकिस्तान जाके खेलते, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रिकेट, अ गेम ऑफ क्रिकेट, नॉट अबाउट अ गेम ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये आई बिलीव कि उनकी भी सोच बेहतर और अच्छी थी कि इट इज़ गुड टू सी कि अगर वो लोग ये सपोर्ट कर रहे थे कि यार इंडिया को पाकिस्तान में जाके खेलना चाहिए था, दैट इज़ वेरी गुड फ्रॉम देम एज वेल। वहाँ रियाज साहब, अगर आप मुझसे पूछें बल्कि मेजॉरिटी से पूछें, वी रियली वांटेड टू सी यू प्लेइंग मोर क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिया आपने। मतलब आई मीन हम आज देख रहे होते वहाब रियाज साहब को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो है वो इस पेस के साथ बॉलिंग कर रहे होते और वो जो नहीं एक यार, एग्रेशन है वो नज़र आ रहा होता। वो एग्रेशन कहीं मिसिंग है। आई बिलीव कि देखिए आई एम 39 एट द मोमेंट, और एज इज जस्ट अ नंबर। एज इज़ जस्ट अ नंबर, आई नो एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट यू नो हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी से क्रिएट हो गया था कि इफ़ समबडी इज़ अबव 35 तो उसको नहीं खेलना चाहिए और हमें यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। हमारी ये सोच जो है ना ये बेहतर होनी चाहिए। देर इज़ अ बेंच मार्क इन द फिटनेस टेस्ट। अगर कोई फिटनेस टेस्ट पास कर लेता है, चाहे इज़ 40+, चाहे इज़ अंडर 40, चाहे इज़ 30, चाहे इज़ 20, इफ़ somebody passes the fitness test given circumstances, तो आपको वो प्लेयर अगर टीम के लिए अच्छा है तो उसको ज़रूर खेलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे कुछ ऐसा होता रहा है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा है, कोई हमारे साथ कोई नई चीज़ नहीं हुई कि कभी आपको सज़ा के तौर पे आपके ऊपर किसी को ला के बैठा दिया जाता है, कभी आपसे अना के तौर पे आपके ऊपर ला के बैठा दिया जाता है, कभी किसी चीज़ पे बैठा दिया जाता है। आई बिलीव कि एट द एज ऑफ 39 आई वुड हैव प्लेड वाइट बॉल क्रिकेट वेल, फिट इनफ। फिट इनफ, बट आई ऑल्सो बिलीव कि यार ठीक है कि दे वी वर सो मच यू नो क्या कहते हैं कि Cornered. कॉर्नर्ड कर रहे थे हमें, Squeezed. तो उसके बाद वी वर लाइक अबाउट के यार नहीं अब इट्स टाइम कि ठीक है हम इसको ख़त्म कर दें। और एट दैट गिवन पॉइंट जब मैंने ली थी रिटायरमेंट, आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग फ्रॉम एन इंजरी। सो अब वो बेहतर हो गई, आई एम बैक इन द गेम अगेन, बट नाउ इट विल डिपेंड कि आगे इन फर्दर कौन अपना कॉन्फिडेंस शो करेगा, बिकॉज वी पीपल जो किया होता है उसको लोग भूल जाते हैं।
पीपल आर स्टार्टिंग टू लुक फॉरवर्ड कि आगे क्या मिलेगा उन्हें. तो लेट्स सी हाउ इट गोज इन फ्यूचर. You want to play for Pakistan again? No, I cannot play for Pakistan again, honestly. I think वो मेरे साथ, मैं अपने साथ भी ज़्यादती करूँगा, पाकिस्तान टीम के साथ भी ज़्यादती करूँगा. So let's put that thing away. Yes, but PSL हो गई या playing other leagues, जिस तरह मैं अभी इंग्लैंड भी खेला था, अमेरिका भी खेला था, so looking forward to play all those leagues. Probably PSL if somebody might show their confidence in me. Other than that, it's तो PSL की किसी फ्रेंचाइज में आपको खेलता हुआ देखेंगे हम, यानी एटलीस्ट पाकिस्तान के ग्राउंड्स पे वहाब रियाज साहब दोबारा अटैक करते हुए खेलते हुए नजर आएंगे? देखिए, इसमें एक तो मुझे क्रिकेट बोर्ड से परमिशन चाहिए होगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं पड़ रहा उसमें PSL में. सो एक तो वो परमिशन लेनी होगी, पर सेकेंडली ये देखना होगा कि विच टीम विल रेज देयर हैंड एंड विल शो द कॉन्फिडेंस कि यार नहीं, ही हैज़ डन, बिकॉज राइट नाउ आई एम ऑल्सो द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ PSL स्टिल. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. स्टार्ट्स तो हैं, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, सब कुछ है, लेकिन देखिए ये डिपेंड करेगा कि क्या है क्या नहीं है. कौन हु विल रेज हिज हैंड, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अगर आपने साल क्रिकेट नहीं खेली हो और उसके बाद वो कह रहे हो कि यार पता नहीं इसने PSL खेला नहीं था पिछले साल, और अगेन परसेप्शन बन जाती है कि मैं काम करता रहा, इंटरिम में आ गया तो शायद मैंने क्रिकेट ही छोड़ दिया. ऐसा कुछ नहीं है. आई एम स्टिल प्लेइंग, स्टिल फिट. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. मुस्तकबिल में सियासत का इरादा? नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से? नॉट माई पीस ऑफ केक. Any message that you want to give to your haters, your critics, यार to नहीं, all those journalists criticizing Wahab Riaz? आई बिलीव कि ये चलता रहेगा. इट विल नेवर स्टॉप. और मुझे कुछ ख़ास नहीं देना. आई बिलीव कि एवरीबडी नोज़ कि वो क्या बात किस तरीके से करते हैं. आई थिंक एवरीबडी शुड लुक इनटू देमसेल्व्स कि वो खुद क्या करते हैं. किसी को पिन पॉइंट करने से पहले एवरीबडी शुड लुक एट देमसेल्व्स कि वो खुद क्या करते हैं. ये बहुत उंगली उठाना किसी के ऊपर भी बहुत आसान है, लेकिन आई बिलीव कि किसी को सपोर्ट करना, किसी को एडमायर करना, किसी के साथ खड़े होना, वो मुश्किल काम होता है. वो बहुत से उन लोगों में से लोग ऐसे हैं जो ये समझते थे कि मैंने गलत काम किया, आज कहते हैं नहीं यार आप सही थे. और बहुत से लोगों को पता है कि वो गलत हैं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि हम गलत ही सही. तो Baba, you know, it was an absolute pleasure having you on the show, and you changed my perception altogether. Like मुझे लगता है वहाब रियाज साहब बहुत अग्रेसिव आदमी, ज़ाहिर है नेचुरली फास्ट बॉलर है, एग्रेशन होता है ऑन ग्राउंड. हमने आपको एग्रेसिवली खेलते हुए देखा है. मुझे ये लगता था कि मैं अगर कंट्रोवर्शियल सवाल आपसे करूँगा या पूछूंगा तो सम पॉइंट इन टाइम गुस्सा कर जाएंगे. बट जितने खंदा पेशानी से आपने उस पर जवाब दिया है, यू स्टिल स्माइलिंग, माशाल्लाह. मेरी दुआ है कि आप इसी तरह मुस्कुराते रहें. थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू, और थैंक यू सो मच. बड़ा अच्छा लगा आपके साथ, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कि ये आपका जो पॉडकास्ट है ये आगे चलता रहे, बल्कि चलता क्या, बढ़ता फलता फूलता रहे. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम बिजी स्केड्यूल. वहाब रियाज साहब, खातिन हज़रात, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग फरमाइश कर रहे थे कि वहाब रियाज साहब को बुलाएं. तो वहाब रियाज साहब आए, ना सिर्फ आए बल्कि उन्होंने जितनी खंदा पेशानी से हमारी यॉर्कर्स का भी, बाउंसर्स का भी जवाब दिया है. बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मुझे लगता था कि शायद ये हो नहीं पाएगा, लेकिन हुआ. अच्छा हुआ. तो इसको लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है, और अगर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहेंगे. दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द RTS. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.